सभी बच्चों का 12th क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जिसमें हमने तीनों केस पढ़े थे, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण। इन तीनों केसेस के कारण हमने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। सबसे पहले हमने लिया था रेखीय आवेश वितरण को। तो जब हम रेखीय आवेश वितरण को लेकर चलते हैं कि एक निकाय की लंबाई के अनुदिश Q आवेश की मात्रा को एक समान रूप से वितरित करते हैं, तो मान लीजिए उस निकाय का रेखीय आवेश घनत्व हमें कितना मिलता है, लैम्बडा। और जब इस निकाय के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं, तो आपको मिलता है वह वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे जाता है समाकलन लैम्डा dl बटा मॉडुलस r स्क्वायर, आगे जाता है r कैप। यही मिला था हमको जब हम किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं, तो वह हमें मिलता है वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन लैम्डा dl बटा मॉडुलस r स्क्वायर r कैप। क्लियर। सेकंड केस हमने लिया था पृष्ठीय आवेश वितरण का, कि हम क्या करते हैं, किसी निकाय के पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को एक समान रूप से वितरित करते हैं, और मान लीजिए उस निकाय का पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको कितना मिलता है, सिग्मा। तो उस निकाय से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिलता है हमें वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे जाता है सिग्मा dA बटा मॉडुलस r स्क्वायर r कैप। यही मिलता है आपको जब हम रेखीय पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार से जो थर्ड केस आता है हमारा, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि Q आवेश की मात्रा को किसी निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करते हैं। तो जब हम आवेश की मात्रा को निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करते हैं, तो मान लीजिए उस निकाय का आयतन आवेश घनत्व कितना मिलता है, हमें रो प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त होता है वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन रो dV बटा मॉडुलस r स्क्वायर, आगे जाता है r कैप। तो ये तीनों केस हमने स्टडी किए थे, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यही पढ़ा था हमने पिछले वीडियो लेक्चर में। देखिए, सेकंड चैप्टर का जो नाम है वह है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। यही है सेकंड चैप्टर का नाम, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो अब हम इस चैप्टर में जो मुख्य टॉपिक है गाउस का नियम, इसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आता है गाउस का नियम।
गाउस का नियम। देखिए, गाउस का नियम किस किस के मध्य संबंध स्थापित करता है। मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स तथा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उसे हम कहते हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ के अभिलंबवत उस पृष्ठ पर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसे हम कहते हैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो गाउस का नियम है क्या, पहले हम इसकी बात करें। कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मतलब अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत फ्लक्स फाई तथा उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश को हम लिख रहे हैं सिग्मा क्यू के मध्य संबंध व्यक्त करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कह रहे हैं? गाउस का नियम। क्या करें इस नियम को हम? गाउस का नियम। देखिए बेटा, विद्युत फ्लक्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है। आपने आवेश के बारे में पढ़ रखा है। यहां पर जो बात हो रही है बंद पृष्ठ की, जिसकी बात हो रही है बंद पृष्ठ की। बंद पृष्ठ क्या होता है? जैसे एक घनाभ हुआ, एक घन हुआ या एक गोला हुआ, ये सब किसके रूप है? बंद पृष्ठ के ही रूप है। किसे दर्शा रहे हैं? बंद पृष्ठ को ही प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम देखो, मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है, हमने क्या करा? इस बंद पृष्ठ के भीतर किसी आवेश Q को रखा। बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर किसी आवेश Q को रखा। तो आप जानते हैं, जब हम किसी आवेश को बंद पृष्ठ के भीतर रखेंगे, यदि ये आवेश पॉजिटिव होगा तो इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी निकलेंगी? बाहर की ओर गुजरती हुई प्रतीत होंगी। यही होगा। और जब बाहर की ओर गुजरेंगी तो बंद पृष्ठ की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। यही होगा। पर यदि ये आवेश पॉजिटिव की जगह यदि नेगेटिव होता तो चारों ओर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बंद पृष्ठ के अभिलंबवत कहां पर प्रवेश करती? अंदर की ओर प्रवेश करती। यही होता। और जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ के अभिलंबवत आती, चाहे वो बाहर की ओर निकल रही हो या अंदर की ओर प्रवेश कर रही हो,
उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई तथा उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश कि जितना भी आवेश चारों ओर से किसी बंद पृष्ठ से घिरा हो, अर्थात बंद पृष्ठ में परिबद्ध हो। परिबद्ध होने का मतलब यही होता है कि आवेश चारों ओर से बंद पृष्ठ से घिरा हो। ठीक है, सिग्मा क्यू के मध्य संबंध व्यक्त करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया। अब हम कहें ये नियम है क्या, पहले वह बात तो हो जाए। तो गाउस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान फाई उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। अर्थात यह जाता है आपके पास फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस नियम को ही हम कहते हैं गाउस का नियम। क्या कहते हैं इस नियम को? हम गाउस का नियम कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इस बात को कि गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई तथा उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू, परिबद्ध का मतलब है कि जितना भी आवेश चारों ओर से बंद पृष्ठ से घिरा हो, अर्थात बंद पृष्ठ के अंदर हो, के मध्य संबंध व्यक्त करने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के तुल्य होता है। फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है? सिग्मा क्यू। एक बंद पृष्ठ जिसके भीतर आवेश कितना है? सिग्मा क्यू। तो इस कुल आवेश के कारण या तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बंद पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलेंगी या बंद पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। तो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो इस पृष्ठ के अभिलंबवत या तो बाहर निकले या इसमें प्रवेश करें, उससे हम क्या करें? विद्युत फ्लक्स कि यदि इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश हो सिग्मा क्यू, तो इस स्थिति में इस आवेश के कारण
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस नियम को ही हम क्या कहते हैं? गाउस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इस नियम को? हम गाउस का नियम कहते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और आ गया, या आप ऐसा लिख सकते हैं, आपने पढ़ रखा है कि जो कूलाम नियतांक होता है के, क्या होता है? के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यदि आप इससे 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, 1/एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आप निकालें तो 4 को किससे गुणा कर देंगे? के से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर हो जाएगा 4 के, इसके बराबर हो जाएगा। तो आप गाउस के नियम को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए फाई बराबर क्या है यहां पर? सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू के साथ किसका गुणनफल होना है? 1/एप्सिलॉन नॉट का। तो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह तो हमने क्या लिख दिया? 4 के, ये लिख दिया 1/एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह तो लिख दिया 4 के। अब केवल क्या बचेगा? सिग्मा क्यू। तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं गाउस के नियम को। फाई बराबर या तो लिख दें सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप ऐसे लिख सकते हैं 4 के सिग्मा क्यू। तो गाउस का नियम किसमें संबंध प्रदर्शित कर रहा है? किसी बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा उस आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई के मध्य संबंध व्यक्त करता है गाउस का नियम। समझ में गया था सभी को? अब हम गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें, जो तथ्य हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इन कॉन्सेप्ट्स को ना समझें हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अब चैप्टर में सिर्फ यही बचा है, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम से संबंधित जो तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, उन पर एक बार आप ध्यान दें। सबसे पहला कहा गया है, यदि बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य हो, कि यदि ऐसा हो जाए कि एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य हो, अर्थात बंद पृष्ठ के भीतर जितना धनावेश हो उतना ही क्या हो? ऋण आवेश। जैसे मान लो हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक बंद पृष्ठ के भीतर रख दें, तो आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? आवेशों का परिमाण समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है। तो यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को बंद पृष्ठ के भीतर रख दें, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश क्या होगा? क्योंकि आप जानते हैं गाउस का नियम तो यही तो कहता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के तुल्य होता है। यही कहता है गाउस के नियम का स्टेटमेंट। तो क्या हो रहा है कि हमने किसी विद्युत द्विध्रुव को बंद पृष्ठ के भीतर रखा, या आप ऐसे बोल दो कि बंद पृष्ठ के भीतर जितना उस पृष्ठ में धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो देखो गाउस का नियम आप लागू करें तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। ये तो हो जाएगा कि जितना धनावेश हो पृष्ठ के भीतर उतना ही ऋणावेश है। तो बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश कितना होगा? 0 होगा। और जब बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश 0 होगा, तो कुल आवेश 0 होने का मतलब है कुल विद्युत फ्लक्स भी कितना होगा? 0। कुल विद्युत फ्लक्स भी
शून्य होगा। अब देखो बेटा, कुल विद्युत फ्लक्स, देखो विद्युत फ्लक्स हम कह किसे रहे हैं, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को। तो कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं गुजर रही है, गुजर तो रही है। कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होने का मतलब है कि भाई समान धनावेश और समान ऋणावेश, तो धनावेश के कारण जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर गुजरेंगी, ऋणावेश के कारण उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत उस पृष्ठ पर प्रवेश करेंगी। तो धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स समान होने के कारण कुल विद्युत फ्लक्स आपको कितना मिला है, शून्य प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से देखें आप कि पहली कंडीशन है, पहला जो तथ्य है वो कह रहा है यदि बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य हो, कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर जितना धनावेश हो उतना ही ऋणावेश हो, तो ऐसी स्थिति में बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश कितना होगा, सिग्मा क्यू बराबर शून्य। और जब बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश शून्य होगा तो कुल आवेश शून्य होने के कारण कुल विद्युत फ्लक्स भी कितना होगा, शून्य होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश शून्य हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स भी कितना होगा, शून्य होगा। और कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होने का मतलब है कि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलेंगी उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। तो धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स समान होने के कारण कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये थी फर्स्ट स्थिति। सेकंड स्थिति को देखें आप, यह नियम निर्वात एवं माध्यम दोनों में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि निर्वात में ही गाउस का नियम लागू होगा, माध्यम की उपस्थिति में भी गाउस का नियम लागू हो सकता है। कैसे लागू होगा कि एक तो होता है आवेश बंद पृष्ठ से घिरा हो, निर्वात में रखा हो या वायु में रखा हो। एक ऐसा हो सकता है कि आवेश रखा माध्यम में रखा है फिर किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है। तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि आवेश बंद पृष्ठ से तो घिरा है, बंद पृष्ठ में परिबद्ध तो है, पर निर्वात की जगह वह किसी माध्यम में हो, तो ध्यान रहे माध्यम की उपस्थिति में गाउस का नियम लागू होता है। फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, केवल एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो निर्वात में गाउस का नियम लागू होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। और माध्यम की उपस्थिति में गाउस का नियम किस रूप में लागू होगा, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां पर एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या है एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यहां सिग्मा क्यू का अर्थ बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों का बीजीय योग है। कि गाउस का जो नियम है ना, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। इस नियम में सिग्मा क्यू का अर्थ है बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों का कुल बीजगणितीय योग। जैसे मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ये बहुत सारे आवेश हैं जो बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध हैं। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जब आप गाउस के नियम की सहायता से निकालेंगे तो आप लिखेंगे फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहां पर सिग्मा क्यू क्या होगा, ये तो कह रहे हैं इसमें, यहां सिग्मा क्यू का अर्थ होगा
बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों का बीजीय योग। तो सिग्मा क्यू अब कैसे निकालेंगे? बंद पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश रखे हैं उन सभी आवेशों का बीजीय योग कर देंगे। तो सिग्मा क्यू बराबर आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। प्रकृति को ध्यान रखना, यदि धनावेश है तो प्लस का चिन्ह, ऋणावेश है तो माइनस का चिन्ह। तो आपने इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कर दिया। तो पहले क्या मिला आपको? बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू। फिर गाउस का नियम लागू करें, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा क्या होगा? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ध्यान रहे गाउस के नियम में सिग्मा क्यू जो हम लिखते हैं फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिग्मा क्यू होता है बंद पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो जो आवेश उपस्थित हैं उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। ठीक है, चौथा पॉइंट है गाउस नियम के अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। कि गाउस का नियम जब हम लागू करते हैं तो जो भी आवेश बंद पृष्ठ से घिरा होता है उस बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है Q, ये एक बिंदु आवेश है Q। अब आपसे कह दिया जाए इस बिंदु आवेश के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए निर्वात में। तो ये लिखोगे फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू की जगह तो केवल क्या आ रहा है? क्यू कहां आ रहा है? क्योंकि एक ही आवेश है। पर अब हमें क्या करना है? गाउस का नियम लागू करना है ना। गाउस का नियम कब लागू होता है? जब आवेश बंद पृष्ठ में परिबद्ध हो, अर्थात बंद पृष्ठ से घिरा हो। तो एक बिंदु आवेश, एक बिंदु के चारों ओर का बंद पृष्ठ जो आप बनाएंगे गाउस का नियम लागू करने के लिए, इस बंद पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। इसकी आकृति कैसी होगी ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का गाउसियन पृष्ठ बना रहे हैं, किस प्रकार का बंद पृष्ठ आप बना रहे हैं। तो ध्यान रहे गाउस के नियम के अनुप्रयोग हेतु हम आवेश के चारों ओर जिस बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे उस बंद पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ। ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा कब? जब आप पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्या आप जानते हैं गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस विद्युत फ्लक्स का मान केवल दो ही बातों पर निर्भर कर रहा है कि बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश कितना है सिग्मा क्यू, और एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम की बात आ जाए तो क्या आएगी? एप्सिलॉन। क्या कहीं पर भी ये विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर करता है? क्या नहीं करता है। कि बंद पृष्ठ चाहे छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी आकृति का हो, उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कभी भी उस पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। हमेशा निर्भर करेगा कि उस पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश है कितना। उन आवेशों के बीजगणितीय योग पर डिपेंड करेगा विद्युत फ्लक्स का मान। नेक्स्ट आता है बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के भीतर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आपने पढ़ा था ना सतत आवेश वितरण,
सतत आवेश वितरण का मतलब होता है आवेश की मात्रा को निकाय पर एक समान रूप से वितरित करना। तो उस चीज पर भी निर्भर नहीं करेगा ये विद्युत फ्लक्स, कि विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के भीतर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करेगा, कि ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश उपस्थित हैं। अब ये आवेश एक तो है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, Q4, Q5, Q6। तो क्या कह रहा है कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के भीतर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करेगा। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग कितना है, इनके वितरण पर निर्भर नहीं करेगा कि ये आवेश पास पास रखे हैं एक दूसरे से या दूर दूर रखे हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। क्योंकि जब हम गाउस का नियम लागू करेंगे, बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आवेशों का बीजगणितीय योग करना है, सिग्मा क्यू आपको निकालना है, फिर आप निकाल देंगे फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वितरण पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे आवेश बंद पृष्ठ के भीतर पास पास हो या दूर दूर हो, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। फिर इसके बाद आता है फाई का मान बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। वही वितरण वाला केस आ गया कि आवेशों के मध्य की दूरी कम हो या ज्यादा हो, या कोई आवेश बंद पृष्ठ में कहीं पर भी रखा हो, इस स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाई का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति व माध्यम पर निर्भर करता है, कि बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश रखा है उस आवेश की मात्रा, कि वह आवेश अधिक परिमाण का है या आवेश कम परिमाण का है, प्रकृति पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और साथ में माध्यम पर निर्भर करेगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, कि यदि मान लीजिए किसी बंद पृष्ठ के भीतर समान प्रकृति के आवेश रखे हैं, तो आवेशों का बीजगणितीय योग कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जैसे आवेशों का बीजगणितीय योग अधिक होगा, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी आपको कैसा मिलेगा, अधिक मिलेगा। पर यदि बंद पृष्ठ के भीतर आवेश विपरीत प्रकृतियों के रखे हैं, कि कोई पॉजिटिव तो कोई नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में आवेशों का बीजगणितीय योग कैसा होगा, कम हो जाएगा। और जब आवेशों का बीजगणितीय योग कम होगा, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान भी आपको कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। साथ में माध्यम पर भी निर्भर करेगा, कि आवेश बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध तो है, कि वे आवेश माध्यम में रखें या निर्वात में रखें। निर्वात वाली कंडीशन आ जाए तो आप लिखेंगे फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यदि माध्यम वाली कंडीशन आ जाए तो आप लिखेंगे फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, फिर आता है यह नियम उन सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जैसे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, तो ध्यान रखना गाउस का नियम भी उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक, गाउस का नियम तथा गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है बेटा, इन तथ्यों के आधार पर ही हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, हमें वो चीजें समझ में आएगी। तो ये तथ्य मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट बारीकी से ना पता हो, तो हमें गाउस के नियम का अनुप्रयोग आगे नहीं समझ में आएंगे। क्लियर? तो ये था गाउस का नियम तथा गाउस के नियम से संबंधित तथ्य।